सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहां पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी, और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है, जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया। और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है। और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला, तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है, उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का। ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर, 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई, तो पटवार लग गई, तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो, 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना, तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पर जो टॉपिक की बात करने वाले हैं आज, वो अपने स्थापत्य कला का टॉपिक है। और स्थापत्य कला के अंदर जो अपने पास में टॉपिक आता है वो है आपके हवा महल। हवा महल को लेकर के बात करते हैं। बहुत ही सुंदर महल है अपने जयपुर के अंदर, और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हवा महल का बहुत ही बेहतरीन सा दृश्य है। ये आप देखिए यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी खिड़कियां, बहुत सारे झरोके और 5 मंजिला इमारत ये आपको जो देखने को मिलेगी, ये अपने और बहुत ही प्यारा सा एक हवा महल है। चलिए इस हवा महल के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि हवा महल के बारे में परीक्षा के अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो यहां पर निकल करके आती है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपके बनेगा, हवा महल जो है, इस हवा महल का निर्माण, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो। और उससे भी पहले सारा मुद्दा तो ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि ये जो हवा महल है ये कहां पर स्थित है। तो ये जो आपके हवा महल है ये आपके जयपुर में स्थित है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि अपना जो हवा महल है वो आपके कहां पर स्थित है, तो ये आपके जयपुर में स्थित है। इसकी एक छोटी सी खास बात है भैया, ये जो नीचे आप यहां पर देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ यहां पर इसके कोई भी नींव आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई नींव नहीं है नीचे। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो हवा महल है ये इसकी खास विशेषता हो जाएगी। और इसकी खास विशेषता क्या है कि बिना नींव के, ये ध्यान रखना आप, बिना नींव के, आज बिना नींव के कोई अपना घर टिक सकता है क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन हवा महल की एक खास बात है कि ये आपके बिना नींव के समतल जमीन पर
बिना नींव के समतल जमीन पर आपके निर्मित है कौन सा महल? तो बिना नींव के समतल जमीन पर निर्मित है आपके हवा महल। ये ध्यान रख लेना, समतल जमीन पर निर्मित है आपके कौन सा महल? तो वो आपके हो जाएगा हवा महल। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, सबसे बढ़िया बात तो यही है। तभी तो भैया इस महल को, और जब एडविन अर्नोल्ड ने देखा ना, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है एडविन अर्नोल्ड, और जैसे ही एडविन अर्नोल्ड ने इस महल को देखा तो उन्होंने इसको देख करके एक बात कही कि इस दुनिया के अंदर एक अलादीन नाम का व्यक्ति हुआ, और अलादीन के पास में एक जिन था। अलादीन अपने जिन को जो भी आदेश देता था ना, चाहे वो कोई भी आदेश हो, वो पूरा हो जाता था। लेकिन यहां पर एडविन अर्नोल्ड ने क्या कहा? एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का जिन भी चाहे, ध्यान से सुनना यहां पर, अलादीन का जिन भी चाहे, अलादीन का जिन भी चाहे तो भी ऐसे सुंदर महलों का सृजन नहीं कर सकता, तो भी ऐसे सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता, सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेना आप कि सृजन नहीं कर सकता, मतलब कि इतने गजब के ये महल हैं कि इसकी प्रशंसा के अंदर एडविन अर्नोल्ड ने कितनी बड़ी बात कह दी, बताओ। एडविन अर्नोल्ड ने इसकी प्रशंसा के अंदर कितनी बड़ी बात कह दी कि अलादीन का जिन भी चाहे तो भी ऐसे सुंदर महलों का सृजन नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्थित कहां पर है, जयपुर में स्थित है। दूसरी इंपोर्टेंट बात, एडविन अर्नोल्ड इसके बारे में क्या कहता है। हालांकि क्या कहता है ये तो परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का जिन भी चाहे तो भी इतने सुंदर महलों का सृजन नहीं कर सकता। ये कहने वाला कौन है? एडविन अर्नोल्ड। या फिर ध्यान रखना कौन से महल के बारे में? तो हवा महल के बारे में। और इसकी खास बात क्या है कि ये बिना नींव के समतल जमीन पर स्थित महल है। बिना नींव के समतल जमीन पर स्थित महल है, ये इसकी एक खास बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर देखिएगा, इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, सारी बातें अपन ने यहां पर कर ली, लेकिन मुख्य मुद्दा तो यह है कि इसका निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया। और यह प्रश्न परीक्षा के अंदर 3 बार पूछा गया है कि ये जो हवा महल आप यहां पर देख रहे हैं, इस हवा महल का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना भैया, हवा महल का निर्माण कब और किसके द्वारा। तो ये ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो हवा महल है इसका निर्माण आपके 1799 ईस्वी के अंदर हुआ। अब जयपुर के अंदर निर्माण हुआ, और उस समय 1799 में जयपुर के राजा कौन थे? तो उस समय थे आपके सवाई प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह कह दीजिए, लेकिन मुख्यतः नाम तो भैया आपको सवाई प्रताप सिंह ही बोलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग विशेषकर कि ये जो हवा महल है इसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर, और आपके किसने करवाया था? तो निर्माण कराने वाला और कोई नहीं, आपके सवाई प्रताप सिंह था। समझ गए आप लोग, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि ये जो हवा महल है, इस हवा महल का वास्तुकार कौन? भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न बना यहां पर कि हवा महल का वास्तुकार कौन। बहुत अच्छा सा इसका आंसर भी है, हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आए, इधर से तो अभी कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन इधर से दोनों तीनों बातें परीक्षा के अंदर आई है। तो वास्तुकार कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो हवा महल का वास्तुकार कौन? तो हवा महल का वास्तुकार आपके लालचंद उस्ता हो जाएगा। ऐसे ही एक मुद्दे की बात सुनो, बोले सर इस महल के निर्माण की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ये महल बनाया गया, क्यों इतनी जरूरत पड़ी कि इतनी खिड़कियां बनी, क्यों इतने झरोके इसके अंदर बने, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये ध्यान रख लेना कि उस समय क्या है, महिलाएं ऐसे बाजार में नहीं घूमती थी ना, तो उस समय क्या होता था कि महिलाएं जो होती थी तो वो पर्दा प्रथा, ऐसी कुछ अपन यूं कह सकते हैं कि कुरीतियां उस समय भी विद्यमान थी। तो भैया रानियां, और देखो उस समय ये हवा महल से जैसे ही आप सामने की तरफ देखोगे ना, बड़ी चौपड़ आपको नजर आएगी। तीज की सवारी, गणगौर की सवारी, आपके जो भी बाजार लगता था वो सब वहीं पर लगता था। तो रानियों की भी इच्छा होती थी कि हम भी उस बाजार को देखें, रानियों की भी इच्छा होती थी कि साहब और हम भी और बड़ी चौपड़ पर और तीज की निकलने वाली सवारी को देखें, गणगौर की निकलने वाली सवारी को देखें। तो राजा ने कहा डोंट वरी, बोले टाइगर जिंदा है, बनवा देते तुम्हारे लिए, कहीं की टेंशन करी तुमने। तो राजा ने ये ध्यान रख लेना, ये हवा महल का निर्माण किसके लिए करवाया? रानियों के लिए, ठीक है ना।
किसके लिए निर्माण करवाया? तो ये आपके रानियों के लिए निर्माण करवाया गया। और रानियों के लिए भी क्यों? रानियों के लिए बड़ी तीज, बड़ी तीज न लिख करके पहले लिखेंगे अपन यहां पर बड़ी चौपड़, और बड़ी तीज तो वैसे भी बूंदी की फेमस है। बड़ी चौपड़ पर तीज एवं बड़ी चौपड़ पर तीज एवं गणगौर की सवारी एवं बाजार का दृश्य देखने हेतु, कि रानियों के लिए बनवाया कि बेचारी भाई बोर हो जाती है बैठे बैठे, सारे दिन भर क्या ही करें, तो बाजार का दृश्य देखने हेतु और इसका निर्माण करवा दिया गया। ये जरूर आप लोग ध्यान रख लेना भैया, छोटी बात लेकिन वही बात है भैया, घाव छोटा होता है लेकिन दर्द बड़ा गंभीर कर जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप इसको बहुत अच्छे से याद करो, फटाफट से इसको क्लियर भी करो, आप तुरंत इसको क्लियर करो। फिर जो सबसे मेन मुद्दा यहां पर निकल करके आता है, सबसे बड़ी बात जो आपके यहां पर निकल करके आती है वो एक बार अपन देखते हैं। ये आपके हवा महल हो गया। ये हवा महल जो है आपको साफ साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? अरे आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्या? ये बताओ आप लोग। मुझे तो बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि इसके अंदर 5 मंजिलें हैं। नहीं नजर आ रहा तो ये देखो, नंबर 1 आपको नजर आ गई, फिर ये नंबर 2 आपको नजर आ गई होगी, दूसरी मंजिल, फिर ये नंबर 3 आपको नजर आ गई होगी, ये आपकी तीसरी मंजिल, फिर ये देखो आप चौथी मंजिल आपको नजर आ गई, और ये 5वीं मंजिल आपको नजर आ गई होगी। तो टोटल इसके अंदर कितनी मंजिलें हो गई भाई? तो टोटल इसके अंदर आपके 5 मंजिलें हो जाएंगी। ये पहली मंजिल, हाँ नहीं, सबसे ऊपर 5वीं होती है भैया, यूं नहीं चलते, मंजिल यूं चलती है। आई बात समझ में? तो देखो आप, ये नंबर 1, फिर ये आपके नंबर 2, फिर आपके नंबर 3, फिर आपके नंबर 4 और फिर आपके नंबर 5। तो ये बेसिक बात आप ध्यान रख लेना कि जो आपके हवा महल है, ये हवा महल आपके कितने मंजिल का हो जाएगा? तो ये हवा महल आपके 5 मंजिला इमारत है भैया, ठीक है ना। कितने मंजिला इमारत है ये आपके? तो ये आपके टोटल मिला करके 5 मंजिला इमारत है। सबसे पहली बात, अब इन 5 मंजिलों के आपको नाम ध्यान होने चाहिए, 5 मंजिलों के आपको नाम ध्यान होने चाहिए, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, ठीक है ना। तो भैया सबसे ऊपर, जैसे अपन कहते हैं ना भाई गर्मी बड़ी लग रही है, ऊपर जाओगे वैसे वैसे हवा ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, हवा ज्यादा लगेगी। तो ये ध्यान रख लेना, इसकी जो 5वीं मंजिल है ऊपर वाली, उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको हमने नाम दिया हवा मंदिर। बोलो क्या नाम दे दिया? जो सबसे टॉप पर मंजिल है उसको हमने नाम दिया हवा मंदिर, ठीक है ना। अब ऊपर हवा है, नीचे प्रकाश है। ऊपर हवा है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्रकाश है। ऊपर हवा नीचे प्रकाश, भैया कैसी विचित्र स्थिति है, ऊपर हवा नीचे प्रकाश, कैसी विचित्र स्थिति है। तो तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। बोलो क्या हो जाएगा? तो तीसरी का नाम हो जाएगा विचित्र मंदिर। बताओ कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। फिर नीचे ही नीचे कभी भी देखना आप, सबसे नीचे ठंड रहती है, ठीक है ना। जैसे अपने 10-20 मंजिलों का मकान है, नीचे वाला बहुत ठंडा सा रहता है, नीचे रहता है ना, धूप वूप कम पड़ती है उसके ऊपर। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो नीचे ही नीचे है ये आपके और क्या कहलाएगी? तो इसको अपन कहेंगे शरद मंदिर। बोलो क्या कहेंगे इसको अपन? तो इसको अपन कहेंगे शरद मंदिर। और दूसरे नंबर की बच गई भैया, तो दूसरे की याद कर लेना आप लोग, रतन मंदिर। दूसरे की आप लोग क्या याद कर लेना? रतन मंदिर। एक बार प्रयोगशाला सहायक में प्रश्न आया था और पहली मंजिल को उसने प्रताप मंदिर भी मान लिया था, लेकिन आप लोग तो ये याद कर जाना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। आई बात समझ में? तो टोटल कितनी मंजिलें आपके पास में हो गई हवा महल की? तो बोले सर टोटल हमारे पास में 5 मंजिलें हो गई हवा महल की। नाम याद हो जाएंगे इनके। सबसे पहले तो क्या, चलो सबसे पहले तो बताओ पहली मंजिल का नाम क्या? तुरंत आपने बोला हवा मंदिर। गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। मैं फिर कह रहा हूं पहली मंजिल नीचे से आएगी, तो ये ध्यान रखना, नीचे ठंड ज्यादा रहती है, ऊपर हवा ज्यादा लगती है, हवा के नीचे प्रकाश, हवा और प्रकाश एक साथ, कैसी विचित्र स्थिति है भैया। विचित्र मंदिर याद क्या करना पड़ा? केवल रतन मंदिर। पूछ लेता है 5 मंजिल, कोई सी भी मंजिल उठा के पूछ लेगा परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले अपने को मंजिल ध्यान होनी चाहिए, फिर इसके बाद में अपने को इसकी पूरी हाइट भी ध्यान होनी चाहिए, इसके बाद में अपने को इसकी पूरी हाइट भी ध्यान होनी चाहिए कि ये आपके कितने फीट लंबा है, ऊंचाई कितनी है इसकी। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके 88 फीट है। कितना हो जाएगा आपके? तो ये आपके 88 फीट का मामला हो गया भैया। कितनी बेसिक बात है, ये आपके 88 फीट का मामला हो गया। और भैया जब कर्नल जेम्स टॉड ने इसको देखा ना, जब आपके और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको देखा ना,
तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको देख करके क्या कहा, तो सुनिए आप लोग यहां पर कर्नल जेम्स टोड ने इसको देख करके क्या कहा, बोले ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान कृष्ण का मुकुट हो, भगवान कृष्ण का मुकुट हो। तो ये ध्यान रख लेना, कर्नल जेम्स टोड ने इसको कृष्ण के मुकुट के समान बताया। बोलो किसके समान बताया, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको कृष्ण के मुकुट के समान बताया। तो हवा महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताने वाला कौन, तो हवा महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताने वाला कर्नल जेम्स टोड। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद में दूसरी बात, इसके अंदर कुल कितनी खिड़कियां हैं भाई, ठीक है ना, वो भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर और कुल कितनी खिड़कियां हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा, अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछे कि कुल कितनी खिड़कियां और दूसरी तरफ आपसे पूछे कि इसके अंदर कुल कितने झरोखे हैं, तो ये दोनों ही प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो गए। हो सकता है आपसे खिड़कियां पूछ ले और हो सकता है आपसे झरोखे पूछ ले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खिड़कियां ज्यादा है, ठीक है ना। खिड़कियां पूछे तो 953 बता देना आप लोग, कितनी 953, लेकिन झरोके पूछे तो आप 365 ही बताना भैया। आई बात समझ में, झरोके पूछे तो 365, साल में दिन कितने 365, तो झरोके कितने 365 नहीं पूछेगा, खिड़कियां ही पूछेगा। और खिड़कियां कितनी हैं 953 है। बोले सर अरे खिड़कियां कितनी हैं 953 है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। 953 आपकी खिड़कियां हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आई बात समझ में, फिर भी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो एक काम करना, ये आपके क्या हो गया 9 हो गया भैया, क्या हो गया 9, पहले इधर से हटा देना, ये इधर से हटा देना, ये वाला जो है ना ये पहले ये हटा देना, फिर उधर से हटा देना, ऐसे देखो याद करना है भैया, इधर से हटाओगे तो 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो याद करना है कैसे भी, मैंने तो ऐसे ही कर रखा है 9 5 3, अगर इसको ऐसे जोड़ दूं ना तो 9 बन जाएगा, इसको ऐसे जोड़ दूं तो 9 बन जाएगा। खैर चलो इतना दिमाग काहे को लगाना, याद ही कर लेना ना 953, टंटा ही खत्म हो जाएगा ना पूरा ही। फिर देखो आप इसके बाद में इतनी सारी खिड़कियां, तभी तो इसको क्या कहते हैं अपन, तभी तो इसको जयपुर का एयरपोर्ट कहते हैं, पोर्ट नहीं कहते, अब सुन लो एयरपोर्ट कहते हैं, हवादार किला, ये भी ध्यान रख लेना। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपके जयपुर का एयरपोर्ट। बोलो क्या कहेंगे इसको, तो इसको अपन कहेंगे जयपुर का एयरपोर्ट। जरूर याद रखने की बात है भैया आप लोगों की कि जयपुर का एयरपोर्ट, फिर कह रहा हूं एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मत बोल देना तुम लोग। आई बात समझ में, और इसी को ये ध्यान रख लेना, हम लोग कहते हैं जयपुर का हृदय। क्या कहेंगे इसको, ये जो अपने हवा महल है ना, इस हवा महल को ही क्या कहा जाएगा, तो हवा महल को कहा जाता है आपके जयपुर का हृदय। ये आपके जयपुर का हृदय हो जाएगा। छोटी सी बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ये आप एक बार फटाफट से इसको क्लियर कर लीजिए, फटाफट से क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित है। खैर ये बात तो परीक्षा के अंदर आप लोगों से पूछेगा भी नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए कि बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित है, ध्यान रख लेना। बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित है, ये ध्यान रखना, बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित आपके ये हो जाएगा। आई बात समझ में, किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर एवं चूने से निर्मित। यहां पर म्यूजियम चालू हो गया, कब से म्यूजियम चालू हुआ, तो यहां पर ये छोटी सी बात ध्यान रखना, यहां पर 1983 से 1983 से, और यहां पर किसका प्रारंभ किया जा रहा है, 1983 से यहां पर म्यूजियम प्रारंभ किया जा चुका है, ठीक है ना। 1983 से यहां पर म्यूजियम प्रारंभ किया जा चुका है। फटाफट से क्लियर कीजिए आप इसको। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो आप लोगों को मैं एक बहुत ही बेसिक बात यहां पर बता देता हूं तुरंत ही, बहुत ही बेसिक बात है। आप लोग कभी ना कभी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि बोले सर शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा के अंदर छोटी सी बात है, बहुत ही मामूली सी, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है, याद होना चाहिए आपको कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं। वहीं पर आपसे क्या पूछ लेगा, वहीं पर आपसे पूछ लेगा हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं। दोनों के बारे में ध्यान रख लेना। वहीं पर आपसे क्या पूछेगा, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है। जब बात हवा महल की आ गई ना, तो ये दोनों बातें मैं यहां पर कर ही देता हूं भैया। शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं, एक तो ये, और दूसरे
नंबर पर आपके क्या आ जाएगा, हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं। अगर शेखावाटी का हवा महल बोले तो खेतड़ी महल, कहां, खेतड़ी महल। और ये खेतड़ी महल बताओ कहां पर है। अरे खेतड़ी महल बोले सर ये तो बहुत आसान सी बात है, आपने इतना लल्लन टॉप क्वेश्चन पूछ लिया। खेतड़ी महल तो बोले सर और खेतड़ी झुंझुनू में है, यही तो आप लोग गलती कर देते हैं। खेतड़ी महल खेतड़ी झुंझुनू में नहीं है, खेतड़ी महल आपके प्रॉपर झुंझुनू के अंदर है। बोलो कहां पर है, तो खेतड़ी महल आपके प्रॉपर झुंझुनू के अंदर है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भैया, क्या, ध्यान से सुन लो आप लोग बहुत अच्छे से, जिसको हम लोग कहते हैं शेखावाटी का हवा महल। जबकि हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल आपके कौन सा, अभेड़ा महल कहलाएगा। हाड़ौती का हवा महल आपके कौन सा, तो आपका उत्तर हो जाएगा अभेड़ा महल। और ये जो अभेड़ा महल है ये आपके कहां पर है, तो ये कोटा में है। और मुझे तो नाम से ही पता लग रहा है भैया, सीधे सीधे पता लग रहा है अभेड़ा महल कौन बनवाएगा, तो अभेड़ा महल आपके बनवाएगा अभय सिंह हाड़ा। कौन बनवाएगा, नाम से ही पता लग रहा है ना, अभय सिंह हाड़ा इसका निर्माण करवाएगा। कौन निर्माण करवाएगा, तो इसका निर्माण अभय सिंह हाड़ा द्वारा और इसका निर्माण करवाया गया, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, तो जिसको अपन कहते हैं हाड़ौती का हवा महल। बोलो क्या कहेंगे। लेकिन अगर पूछे कि खेतड़ी का हवा महल किसे कहेंगे, अगर आपसे मतलब शेखावाटी का हवा महल तो खेतड़ी महल, तो खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया, तो ये जो निर्माण करवाया ये 1860 में, 1860 के अंदर। और आपके जो महाराजा थे जिनका नाम क्या था, भोपाल सिंह, डोंट कॉल भोपाल सिंह। भोपाल सिंह आपके मेवाड़ के अंदर थे, मेवाड़ के अंतिम शासक माने जाते हैं। ये महाराजा भोपाल सिंह द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। महाराजा भोपाल सिंह द्वारा इसका क्या करवाया गया भैया, निर्माण करवाया गया। और ऐसा कहते हैं कि ये जो खेतड़ी महल आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो खेतड़ी महल आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अंदर जयपुर के हवा महल और लखनऊ की भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती है। जब ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए ना, तो बिना सोचे समझे उत्तर दे देना आप खेतड़ी महल। जयपुर के हवा महल, जयपुर के हवा महल एवं लखनऊ की, जयपुर के हवा महल एवं लखनऊ की भूल भुलैया की झलक, लखनऊ की भूल भुलैया की झलक आपके कौन से महल में देखने को मिलती है, तो लखनऊ की भूल भुलैया की झलक आपके, और ये ध्यान रख लेना, आपके कौन से महल में देखने को मिलेगी, तो खेतड़ी महल के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने शेखावाटी का हवा महल कहा। शेखावाटी का क्या कह दिया, हवा महल। अच्छा क्यों बनवाया था ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये जो आपके खेतड़ी का महल है, इसके बारे में कहते हैं कि ये उस समय राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल था। ये राजाओं का आपके क्या हो जाएगा, तो ये राजाओं का उस समय ग्रीष्मकालीन निवास स्थल था। ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपके ग्रीष्मकालीन निवास स्थल था, ये जो राजाओं का। आई बात समझ में। और ऐसा कहते हैं कि भैया, और वो समय था, उस समय महाराजा थे अजीत सिंह, और महाराजा अजीत सिंह कब की बात है, 1889 की बात है ये। ठीक है ना, उस समय महाराजा अजीत सिंह हुआ करते थे। उनके काल में कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद। ऐसा कहते हैं कि वो खेतड़ी महल में आकर रुके थे, जबकि मैं कहता हूं कि वो खेतड़ी झुंझुनू में आकर के रुके थे। कब की बात है, 1889 की बात है। खैर ये बात तो आप क्लियर कर ही लो, इस बात को तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना, तो जो मैंने कहा वो बात आप जरूर ध्यान रखना भाई, जो मैंने आपको कहा वो जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, कि मैंने यहां पर एक बात कही है, अगर परीक्षा में मान लो आई जाए तब तो खेतड़ी महल ऑप्शन में देना ही देना है। लेकिन अगर खेतड़ी महल ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर खेतड़ी झुंझुनू में रुके थे स्वामी विवेकानंद। किसके समय, महाराजा अजीत सिंह के समय, 1889, 1889। नोट कर लेना आप ये बात। ठीक है ना, और एक बात और सुन लो, और महाराजा अजीत सिंह के कहने पर ही तो नरेंद्र ने अपना नाम क्या रखा था, विवेकानंद रखा था। ठीक है, चलो साहब, तो ये हाड़ौती का हवा महल समझ में आ गया आपको ये भी। चलो एक बात और बता देता हूं, इसके अंदर एक मंदिर फेमस है, करणी माता का मंदिर। यहां भी है तो क्या हो गया, करणी माता का मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में है, मनसा पूर्ण करणी माता तो आपके उदयपुर में है, और एक करणी माता आपके अबेड़ा महल में। बहुत गजब का मंदिर है ये भी। ठीक है, चलिए, तो ये हवा महल वाली बात भी कंप्लीट हुई। फटाफट से इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग।
चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अन अकेडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अन अकेडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, जय राजपूताना।